मूवी की शुरुआत होती है साल 1680 के शतक से, लेकिन इस मूवी की शुरुआत होते ही हमें 1680 से पहले के अतीत को दिखाया जाता है और इस अतीत के अंदर हम भारत के इतिहास को जानते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि 16वीं सदी तक भारत के अधिकतर क्षेत्र में राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन 16वीं सदी में पहली बार बाबर ने भारत पर कब्जा किया और अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बाद आगे चलकर मुगल सम्राट ही भारत पर शासन करते रहे और ये सारे के सारे मुगल सम्राट बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक और बेरहम थे और इसीलिए ये भारत के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया करते थे। लेकिन इस मुगल साम्राज्य का जो छठा मुगल सम्राट था औरंगजेब, ये औरंगजेब सारे मुगलों में से सबसे ज्यादा क्रूर और बेरहम सम्राट था, इसलिए इसने भारत के लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया था। लेकिन फिर उसके अत्याचार और जुल्म को खत्म करने के लिए एक महान जाबाज योद्धा, जिसके बिना हमारा इतिहास अधूरा सा लगता है, यानी कि हमारे शिवाजी महाराज, जिनका असली नाम था शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले मराठा साम्राज्य के स्थापक थे, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था और जब ये पूरे मराठा साम्राज्य के राजा बने तब इनका नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी वो औरंगजेब से बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि जहां पर औरंगजेब सभी पर कब्जा करके उन्हें अपने हिसाब से रखता था, वहीं पर शिवाजी महाराज स्वराज्य पर विश्वास करते थे, यानी कि एक ऐसा राज जहां पर सारे इंसानों को बराबर के अधिकार मिले और हर इंसान अपने जिंदगी के फैसले खुद आजादी से ले सके। और अपने इस स्वराज्य की सोच को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को काफी बड़ा कर दिया था। लेकिन इस दौरान औरंगजेब ने उन्हें मारने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसने जितनी बार भी शिवाजी महाराज से लड़ने की कोशिश की तब शिवाजी महाराज ने हर बार उसकी सेना को हरा दिया और हर एक बार औरंगजेब को अपने हार का सामना करना पड़ा। छावा मूवी यही छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर आधारित है और यहीं पर अतीत के इतिहास के कहानी के खत्म होते ही हम दिल्ली का लाल किला देखते हैं और हमें पता चलता है कि यह साल 1680 है और इस टाइम पर औरंगजेब लाल किले के जरिए पूरे भारत पर अपना नियंत्रण करके बैठा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही औरंगजेब को ये खबर मिलती है कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है और यह बात जैसे ही औरंगजेब के दरबार पहुंचती है, वैसे इस बात को सुनकर सारे दरबार के लोग काफी खुश हो जाते हैं और साथ ही औरंगजेब इस बात से खुश होकर अपने लोगों के साथ बहुत बड़ा जश्न मनाता है और इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर को दिखाया जाता है। इस बुरहानपुर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य के काफी सारे सैनिक होते हैं और ये बुरहानपुर औरंगजेब का सबसे पसंदीदा शहर होता है और इस बुरहानपुर के किले के अंदर जितने भी सारे सैनिक होते हैं वो यहाँ पर शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुनकर काफी खुश होते हैं। लेकिन ये लोग अचानक से इस बात को महसूस करते हैं कि मराठा साम्राज्य के कई सारे सैनिक उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। इस बात को जानते ही सारे सैनिक जल्दी से तैयार होते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर किले के बाहर आ जाते हैं ताकि वो मराठा साम्राज्य के सैनिकों का सामना कर सके। लेकिन जब मराठा साम्राज्य के सैनिक जैसे जैसे पास आते हैं तब मुगल साम्राज्य के सैनिक ये देखते हैं कि उनके सामने मराठा साम्राज्य का कोई एक सैनिक नहीं है, बल्कि उनके सिर्फ खाली घोड़े थे और ऐसा इसलिए उन मराठा साम्राज्य के सैनिकों ने किया था ताकि उन सभी मुगल सैनिकों का ध्यान भटका सके। और इतने में हम ये देखते हैं कि मराठा सैनिक आसपास के रास्तों से किले के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते ही देखते मुगल सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद ही उन सभी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर उन मराठा सैनिकों के बीच से एंट्री होती है छावा की, यानी कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संभाजी महाराज के साथ काफी कम सैनिक होते हैं, लेकिन तब भी वो लोग देखते देखते मुगल सैनिकों के ऊपर भारी पड़ते हैं और यहाँ पर मुगल सैनिकों का जो सरदार होता है उसका सामना सीधा संभाजी से होता है। लेकिन वो इस लड़ाई के अंदर अपने बुने हुए जाल में संभाजी महाराज को फंसाता है और महाराज को नीचे एक तहखाने में गिरा देता है। और जब संभाजी महाराज उस तहखाने में गिरते हैं तब वो ये देखते हैं कि वहां पर एक शेर है जो कि देखते देखते संभाजी महाराज पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम संभाजी महाराज की शक्ति और उनके साहस को देख पाते हैं और हमें ये पता लगता है कि संभाजी महाराज देखते देखते उस शेर को ढेर कर देते हैं। लेकिन जब आखिर में वो शेर नहीं मानता तब संभाजी महाराज अपने दोनों हाथों से उसके दांत पकड़कर उसका मुंह चीर देते हैं और फिर उस शेर को हराकर संभाजी महाराज बाहर निकलते हैं और वहां के सारे मुगल सैनिकों को हराकर उनके सरदार को घुटनों पर लाते हैं और उसे जिंदा छोड़कर उससे कहते हैं कि जब औरंगजेब यहाँ पर आए तो तब तुम उसे बता देना कि ये सारा काम शिवाजी के बेटे संभाजी ने किया है। और औरंगजेब ये जरा भी ना सोचे कि शिवाजी के मरने के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ है, बल्कि बेशक से शिवाजी महाराज जो कि एक शेर थे वो मर गए हैं।
लेकिन शेर का बेटा यानी कि छावा अब भी जिंदा है, और इस छावा के जिंदा रहते औरंगजेब कभी भी मराठा साम्राज्य को हरा नहीं सकता। और फिर संभाजी महाराज अपनी पूरी सेना को लेकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही औरंगजेब को इसके बारे में पता चलता है, वैसे ही वो जल्दी से बुरहानपुर आता है और यहाँ पर वो ये देखता है कि उसके पसंदीदा शहर को संभाजी महाराज और उनके सैनिकों ने जहन्नुम बना दिया है। ये सब देखकर औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो सब लोग जल्दी से तैयारी करें और मराठा साम्राज्य पर हमला करें और पूरे मराठा साम्राज्य को बर्बाद करके वो लोग संभाजी महाराज को कैद कर ले और उसे मेरे पास ले आए। और फिर हम ये देख पाते हैं कि औरंगजेब के कहने पर उसकी सेना तैयारी करने लगती है और जल्द से जल्द मराठा साम्राज्य की ओर निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मराठा साम्राज्य को दिखाया जाता है। मराठा साम्राज्य के अंदर हम सीधा रायगढ़ किले को देख पाते हैं, जो कि ये किला महाराष्ट्र के अंदर है। और इसी रायगढ़ किले के अंदर रहकर संभाजी महाराज पूरे मराठा साम्राज्य पर शासन करते हैं। और फिर उनके यहाँ आने के बाद हम मराठा साम्राज्य के कई सारे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले संभाजी महाराज की पत्नी से मिलते हैं, जिनका नाम होता है यशुबाई, और इस मूवी के अंदर इस रोल को निभाया है रश्मिका मंदाना ने। इसके साथ ही हम संभाजी महाराज की एक सौतेली माँ से भी मिलते हैं, जिनका नाम सोयराबाई होता है, और साथ ही उनका एक 11 साल का बेटा भी होता है, जिसका नाम राजा राम होता है। और ये राजा राम संभाजी महाराज का सौतेला छोटा भाई होता है। इसके साथ ही हम इस मूवी में कई सारे और महत्वपूर्ण कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसमें शामिल होते हैं मराठा साम्राज्य की सेना के प्रधान सेनापति, जिसे एक्टर आशुतोष राणा ने निभाया है। और साथ साथ ही हम संभाजी महाराज के एक दोस्त से भी मिलते हैं, जिसका नाम होता है कवि कलश, और इस कवि कलश को निभाया है एक्टर विनीत कुमार सिंह ने। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की वजह से मराठा साम्राज्य के लोगों को और सेना को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन उन सभी को शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के नया राजा बनने की खुशी भी होती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के अंदर संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है और उन्हें मराठा साम्राज्य का नया राजा बनाया जाता है, यानी कि मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति, जिसके बाद संभाजी कहलाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी के छत्रपति बनने से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी सौतेली माँ सोयराबाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि वह चाहती है कि उनका बेटा राजा राम राजा बने। इसी कारण सोयराबाई एक षड्यंत्र रचती है कि वह संभाजी महाराज को मरवा देगी ताकि उनके बेटे राजा राम को गद्दी मिल सके। इस षड्यंत्र में मराठा साम्राज्य के 5 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं, जो सोयराबाई का समर्थन करते हैं और मिलकर संभाजी को मारने की योजना बनाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम संभाजी महाराज की पत्नी यशुबाई के 2 भाइयों से मिलते हैं, यानी कि संभाजी महाराज के सालों से। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये दोनों साले संभाजी से मिलकर कहते हैं कि वे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की स्वराज की सोच से बहुत खुश हैं, लेकिन असल में वे यह चाहते हैं कि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों का पूरा नियंत्रण दिया जाए ताकि वे उन इलाकों को अपने हिसाब से चला सके। संभाजी महाराज उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो बाकी लोग भी यही मांग करने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो स्वराज यानी कि जनता का राज कभी नहीं आएगा। इसी कारण स्वराज के खातिर संभाजी ऐसा करने से मना कर देते हैं। संभाजी के इनकार करने से दोनों सालों को बहुत गुस्सा आता है और वे मन ही मन में संभाजी से जलने लगते हैं। दूसरी ओर हम औरंगजेब को देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि उनके कई बेटों में से एक बेटा अकबर भी था। अकबर अपने पिता औरंगजेब को धोखा देकर राजा बनना चाहता था। उसकी योजना थी कि वह अपने पिता को मारकर मुगल साम्राज्य का नया राजा बन जाए, लेकिन जब औरंगजेब को इस बारे में पता चलता है तो अकबर की जान खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अकबर वहां से भाग जाता है और अपने कई सैनिकों के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य की ओर पलायन कर जाता है। मराठा साम्राज्य में पहुंचने के बाद अकबर सीधे संभाजी महाराज से मिलने के लिए बुलावा भेजता है। जब वह संभाजी से मिलता है तो बातचीत के दौरान उसे कहता है कि उसे पता है कि संभाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन भी औरंगजेब ही है। वह बताता है कि वह भी अपने पिता औरंगजेब को मारना चाहता है, इसीलिए उसकी योजना यह है कि वह और संभाजी मिलकर औरंगजेब का अंत कर दे। संभाजी और अकबर मिलकर औरंगजेब को खत्म करने की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन तब भी संभाजी ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं। वह अकबर से कहते हैं कि मराठा कभी भी मुगलों का साथ नहीं देते, क्योंकि कोई भी मुगल विश्वास के लायक नहीं होता। इतना कहकर संभाजी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अकबर उन्हें एक लिखित दस्तावेज दिखाता है और पढ़ने के लिए देता है। जब संभाजी उस दस्तावेज को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह उनकी सौतेली माँ सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। उस दस्तावेज में सोयराबाई ने अकबर को संदेश भेजा होता है कि अगर वह संभाजी को मारने में उनकी मदद करता है तो वह अपने बेटे राजाराम को मराठा साम्राज्य का राजा बना देगी।
बदले में जब राजाराम राजा बन जाएगा तो वह अकबर को मुगल साम्राज्य का जितना भी हिस्सा चाहिए होगा वो खुशी खुशी दे देगी। यह सब पढ़ने के बाद संभाजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अकबर ने उन्हें उनकी सौतेली के इरादों से अवगत करवाया था। हालांकि संभाजी अकबर का साथ देने से मना कर देते हैं, लेकिन एक वचन जरूर देते हैं। वह अकबर से कहते हैं कि उन्हें पता है कि औरंगजेब यानी कि अकबर का बाप उसके पीछे पड़ा है और अकबर उसके सामने गया तो उसे मार डालेगा। लेकिन संभाजी वचन देते हैं कि जब तक अकबर मराठों की जमीन पर खड़ा है तब तक औरंगजेब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर औरंगजेब या उसकी सेना का कोई भी सदस्य अकबर को मारने आता है तो संभाजी खुद उसकी रक्षा करेंगे। इसके बाद संभाजी तुरंत रायगढ़ अपने महल में लौटते हैं और उन 5 लोगों को ढूंढ निकालते हैं जिन्होंने उनकी हत्या की साजिश में सोयराबाई का साथ दिया था। वह उन्हें पकड़कर हाथी के पैरों तले कुचलवा देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने राजा को मारने की योजना बनाई थी, जो बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन जब बात सोयराबाई की आती है तो संभाजी उन्हें कुछ नहीं कहते क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। बाद में जब सोयराबाई अपने कमरे में सो रही होती है तो संभाजी उनके पास जाते हैं, उनके पैरों को छूकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी सारी इच्छा को पूरी करे और उन्हें वह सब मिले जो वे चाहती है। इसके बाद औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए अपनी लाखों की सेना भेजता है। मुगल सैनिक मराठा राज्य में घुसकर गांव को तबाह करने लगते हैं। वे निर्दोष आम लोगों को मारते हैं, मर्दों, औरतों, बूढ़ों, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ते। वे घरों को लूटते हैं और फिर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते मराठा राज युद्ध की आग में जलने लगता है और हम ये देखते हैं कि जैसे ही मुगल सैनिक मराठा राज्य के गांव में घुसते हैं वैसे ही वे पूरे गांव को तबाह करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही संभाजी को इस बारे में पता चलता है वह तुरंत ही उन मुगल सैनिकों को रोकने और हराने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें यह भी पता लगता है कि मुगल सेना की संख्या लाखों में है जबकि मराठा सेना में केवल 25,000 सैनिक ही है। लेकिन सिर्फ 25,000 होने के बावजूद मराठा सैनिक उन लाखों की संख्या में आए मुगलों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर संभाजी सीधी लड़ाई से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे सीधे युद्ध करेंगे तो भले ही वे मुगलों को हरा दे मगर मराठा सेना के भी कई वीर सैनिक मारे जाएंगे और संभाजी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए वह ये फैसला करते हैं कि वे मुगल सेना को हराने के लिए गोरिल्ला युद्ध का तरीका अपनाएंगे। गोरिल्ला युद्ध यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन पर सीधा हमला नहीं किया जाता बल्कि छुपकर अचानक और तेजी से वार किया जाता है ताकि दुश्मनों को संभलने का मौका न मिले। भारत में इस युद्ध की तकनीक की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, इसलिए मराठा सैनिक इसे अच्छे से जानते थे। अब यह तय करने के बाद संभाजी और उनकी पूरी मराठा सेना मिलकर मुगलों को घेर घेर के मारना शुरू कर देती है। अगर मुगल सैनिक जंगल में होते हैं तो मराठा सैनिक जंगल में छुपकर हमला करते हैं। अगर वे पहाड़ों पर होते हैं तो मराठा सैनिक पहाड़ों पर छुपकर वार करते हैं। इस तरह से वे लगातार मुगलों को मारते जाते हैं। जब यह सब औरंगजेब को पता चलता है तो वह और भी सैनिकों को भेजता है, लेकिन मराठा योद्धा उन्हें भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इस तरह से 8 साल तक लगातार मराठों और मुगलों के बीच युद्ध चलता रहता है, लेकिन हर बार मराठे ही जीतते हैं। कुछ सालों के बाद औरंगजेब को यह एहसास होता है कि इस युद्ध के कारण उसकी सेना आधे से भी कम हो गई है और उसका खजाना भी खाली होता जा रहा है क्योंकि उसने युद्ध में बहुत धन गंवा दिया है। इस बीच मुगलों के साथ एक अजीब घटना होती है। संभाजी के दोनों साले सीधे औरंगजेब से मिलने जाते हैं और वे उससे कहते हैं कि वे भी संभाजी को मारना चाहते हैं। वे औरंगजेब को ये पेशकश करते हैं कि वे संभाजी को मारने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में औरंगजेब उन्हें मराठा साम्राज्य में उनका क्षेत्र सौंप दे और कभी भी उनसे वह क्षेत्र न छीने ताकि वो अपने मर्जी से वहां पर शासन कर सके। औरंगजेब उनकी इस शर्त को मान लेता है और दोनों साले उनके साथ मिल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य लगातार युद्ध जीतता जा रहा था। धीरे धीरे उसने मुगलों को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। इसके बाद मराठा साम्राज्य के जितने भी इलाके थे उन सभी इलाकों के प्रधानों को संभाजी महाराज एक सभा बुलाकर संगमेश्वर में इकट्ठा करते हैं। यह सभा संगमेश्वर में इसलिए रखी जाती है ताकि सभी के साथ मिलकर आगे की लड़ाइयों की रणनीति बनाई जा सके और मराठा साम्राज्य की सेना को एकजुट कर मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया जाए। अगर मराठा ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वे औरंगजेब को हरा सकते हैं और पूरे भारत को मुगलों से आजाद करा सकते हैं। इसके बाद एक अखंड भारत का निर्माण होगा और स्वराज्य की स्थापना होगी। इसी सोच के साथ संभाजी महाराज ने इस सभा का आयोजन किया था। इस सभा में कुल 250 मराठा योद्धा मौजूद होते हैं। संभाजी महाराज पहले सभी को प्रेरित करते हैं और फिर सभी मिलकर युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इसके बाद रात होने पर सभी लोग वहीं सो जाते हैं।
लेकिन कुछ योद्धा पहरेदारी के लिए जागते रहते हैं। पहरा दे रहे योद्धा अचानक देखते हैं कि एक बड़ी सी मुगल सेना उनकी ओर बढ़ रही है। यह देखकर वे चौंक जाते हैं, क्योंकि मुगलों की सेना जिस रास्ते से आ रही थी वह एक गुप्त मार्ग था। इस रास्ते के बारे में केवल मराठों को ही जानकारी थी। लेकिन तभी वे देखते हैं कि इस मुगल सेना के साथ संभाजी महाराज के दोनों साले भी मौजूद हैं। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि संभाजी महाराज के सालों ने विश्वासघात किया है और औरंगजेब से मिल गए हैं। यह खबर मिलते ही वे तुरंत ही संभाजी महाराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करवाते हैं। इसके साथ ही वे सभी मराठा योद्धाओं को भी जगह देते हैं। अब स्थिति यह होती है कि संगमेश्वर में कुल 250 मराठा योद्धा होते हैं, जबकि मुगलों की सेना 5000 की संख्या में है। मुगलों के पास हर तरह के हथियार होते हैं, जबकि मराठा योद्धाओं के पास सिर्फ तलवारें होती है। यह देखकर मराठा योद्धा संभाजी महाराज से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत ही रायगढ़ के लिए निकल जाएं, क्योंकि वे मराठा साम्राज्य के राजा हैं और उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन संभाजी महाराज वहां जाने से इनकार कर देते हैं। वे अपनी जगह किसी अन्य योद्धा को रायगढ़ भेजते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वहां जाकर पूरी स्थिति की जानकारी दे। इसके बाद वे अपने योद्धाओं की ओर देखते हैं और गर्जना करते हुए कहते हैं, शायद आप सभी लोग भूल रहे हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूँ और शेर का बेटा कभी कुत्ते के पिल्लों से नहीं डरता। इसीलिए मैं यही रहूंगा और इनसे मुकाबला करूंगा। संभाजी की बातें सुनकर सारे मराठाओं के अंदर जोश आ जाता है। इसी जोश के साथ वो संभाजी के साथ मिलकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मुगल सेना उन पर आक्रमण कर देती है और जल्द ही संगमेश्वर के अंदर प्रवेश करने लगती है। फिर हम ये देखते हैं कि दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को मारने लगते हैं और दोनों ओर के सैनिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मुगल सेना 5000 की संख्या में होती है, जबकि मराठा योद्धा सिर्फ 250, वो भी बिना किसी तैयारी के। इसी वजह से धीरे धीरे मराठा योद्धाओं की हार होने लगती है। मराठा सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं। कई घंटों के लड़ाई के बाद लगभग सारे मराठा योद्धा खत्म हो जाते हैं और अगर इस लड़ाई में कोई बचता है तो सिर्फ संभाजी महाराज और उसके मित्र कवि कलश। लेकिन ये दोनों तब भी बहादुरी से मुगलों का सामना कर रहे होते हैं। मुगल सेना का कोई भी सैनिक संभाजी महाराज को छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन तब भी संभाजी महाराज के दोनों साले मुगल सेना को ये बात बता देते हैं कि अगर संभाजी को हराना है तो उनके दोनों हाथों को जकड़ना होगा। यह सुनते ही मुगल सेना लोहे के जंजीरों का इस्तेमाल करने लगती है। वो लोहे के जंजीरें फेंक फेंक कर संभाजी महाराज के दोनों हाथों और दोनों पैरों को जकड़ लेते हैं। इससे संभाजी कुछ भी करने से असमर्थ हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते मुगल सैनिक उन पर तलवारों से वार करने लगते हैं और उन्हें पूरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। इसके बाद संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को औरंगजेब के सामने ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही औरंगजेब सबसे पहले कवि कलश को मरवा देता है और फिर संभाजी को अपने सामने बंधवा देता है। औरंगजेब संभाजी से हार मानने के लिए कहता है, लेकिन संभाजी महाराज हार मानने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से औरंगजेब बड़ी बेरहमी से सबसे पहले उनके नाखून खींचकर निकाल देता है। फिर वो उनकी आंखों में गर्म लोहे के सलियों को डालकर उन्हें अंधा कर देता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो उनकी जीभ भी खींचकर निकाल देता है। औरंगजेब उनकी यातनाओं की सारी हदें पार कर देता है, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज उसके सामने घुटने नहीं टेकते। कई दिनों तक इस मानवीय यातना को सहने के बाद आखिर में संभाजी महाराज अपना देह त्याग देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्वराज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के बावजूद भी वो औरंगजेब के सामने नहीं झुकते। इसके बाद हम मराठा साम्राज्य की ओर देखते हैं, जहां पर हमें यह पता चलता है कि औरंगजेब ने अपनी पूरी मुगल सेना का इस्तेमाल कर रायगढ़ को पूरी तरह से घेर लिया था। इसी वजह से मराठा योद्धा संभाजी महाराज की मदद के लिए नहीं आ पाए थे। लेकिन जब संभाजी महाराज की मौत की खबर रायगढ़ पहुंचती है तो वहां सभी को गहरा दुख होता है। फिर इसके बाद संभाजी के छोटे भाई राजाराम को नया छत्रपति घोषित किया जाता है। ये खबर जैसे ही औरंगजेब तक पहुंचती है, वह गुस्से में आकर संदेश लाने वाले व्यक्ति को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह संभाजी महाराज के लाश के सामने आकर कहता है, मुझे शिवाजी से बहुत जलन होती है क्योंकि उनके घर में तुम जैसा शेर पैदा हुआ। काश तुम्हारे जैसा मेरा बेटा भी होता। अगर तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता तो वो मेरे लिए पूरी दुनिया जीत लेता। तो दोस्तों, यह थी छावा मूवी की पूरी कहानी। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा सेना को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था और कुछ दशकों में ही मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। ये मूवी हमें सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं। ये कहानी केवल इतिहास ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी है। आपकी क्या राय है इस फिल्म और संभाजी महाराज के बारे में? क्या आप उनकी बहादुरी से प्रभावित हुए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।